इटर्नल्स वॉल्यूम 4 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से हमें ड्रीमिंग सेलेस्टियल बताता है कि उसने पास्ट के अंदर क्या गलतियां करी थी, मतलब उसके लोगों से उसने किस तरह गद्दारी करी थी और सबके ऊपर अटैक कर दिया था। इसकी सज़ा में जो थे उन सेलेस्टियल्स ने इसको इस प्लेनेट के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर एक पहाड़ी के नीचे दफना दिया था और इसलिए इतने टाइम से अर्थ के ऊपर था और किसी को पता नहीं था। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एजेक जो है वो गिलगामेश को ढूंढ लेता है, द फॉरगॉटन वन को, और उसके दिमाग में फॉल्स मेमोरीज डाल देता है कि ये इटर्नल्स जो हैं, इकारिस वगैरह, ये सब इसके दुश्मन हैं। अब आगे हम अचानक दिखते हैं कि एकदम अंधेरा होता है और आंख खुलती है एक बंदे की और वो सामने दिखता है कि एक लड़की होती है जो उसको बुला रही होती है फेस्टोस के नाम से और बोलती है कि चलो तुम अपना हैमर लो, हमें उसकी ज़रूरत है और हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। वो जो है एक ऐसा आर्मर पहना हुआ है जिसको चीरा नहीं जा सकता है, वो एक डिविएंट एलॉय से बना हुआ है, उसने ये डेमस्कस से ख़रीदा था, हमें तुम्हारी हैमर की ज़रूरत है। तो बोलता कि कौन तुम हो, कौन आखिरकार, और कौन से हैमर की बात कर रही हो? तो बोलती कि अपने सीधे हाथ में देखो हैमर, वही वाले हैमर की मैं बात कर रही हूँ, अब जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें ये जल्दी करना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे फेस्टोस जो है अपने हैमर के साथ खड़ा हुआ होता है और हम यहीं से देखते हैं अगले पल कि वो लोग जो है बेसिकली इजिप्ट के अंदर एक बहुत पुरानी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जो कि 11th सेंचुरी की होती है, जहाँ पे इकारिस वगैरह जो है अपोकलिप्स से लड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि फेस्टोस वहाँ से बाहर आके सारी चीज़ें देख रहा होता है और अचानक हम देखते हैं कि स्टॉस जो होता है यानी कि फिलिप स्टॉस की आँख खुलती है और वह घबराया हुआ होता है, मतलब उसको भी ये ऐसे ही ड्रीम्स आ रहे होते हैं जिस तरह पहले मक्कारी को आया करते थे। और बोलता है कि नहीं नहीं अभी नहीं यार, फिर नहीं। तो उसकी बीवी पूछती क्या हुआ, कि डॉक्टर ने जो कहा था तुम्हें जो पिल्स वगैरह दी थी क्या वो काम नहीं कर रही? तो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो पिल्स काम कर रही हैं क्योंकि मुझे वो ड्रीम्स अभी भी नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं ड्रूक के पास शिफ्ट होते हैं जो कि लेगबा के साथ बैठ के एक शो देख रहा होता है। तो वहीं पर उसका जर्नल आता है और उसको बताता है कि हमने ब्राज़ील के बाहर एक जगह पे एक आदमी को ढूंढा है, वो किसी किस्म का रेसलर वगैरह है और वो कोई शो वगैरह भी करता है। तो ड्रूक उसको बोलता है कि ठीक है, मेरे लिए अरेंजमेंट्स बनाओ, मुझे जल्द से जल्द उसके पास ले चलो। वहीं से हम ओलंपिया के अंदर शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़ूरस पूछते हैं तो तुम्हारा कहना यह है कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल जो था उन सब के खिलाफ हो गया था? तो मक्कारी बोलता है कि जी बिल्कुल, और उन लोगों ने जो है इसको फिर यहाँ पे दफना दिया था। तो ज़ूरस कहते हैं तो इसका मतलब यही है कि एजेक सही कहता था कि ये ड्रीमिंग सेलेस्टियल किसी ना किसी वे में डिफेक्टिव ज़रूर है। और वहीं पर हम साथ में देख रहे होते हैं कि जो जॉय होता है वो इनकी सारी बातें बहुत गौर से सुन रहा होता है। तो ज़ूरस बोलते हैं कि तुम जो बातें कर रहे हो इससे कोई सेंस नहीं बनता है, मतलब ये जो तुम कॉस्मोलॉजी की बात कर रहे हो, ये फुलक्रम वगैरह, ये मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना। हाँ आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि ये वाली बातें हमने पहले कभी नहीं सुनी, लेकिन ये सब जो है बिल्कुल लॉजिकल है। टाइमूथ ने जो जो चीज़ें बताई हैं अगर हम उसको ट्रैक करते हुए पीछे जाएँ वापसी तो ये बिल्कुल परफेक्टली लाइन करती हैं, मतलब ये चीज़ें जो हैं किसी न किसी वजह से हो रही थी और हमें आज तक उसकी वजह नहीं पता थी, लेकिन टाइमूथ ने जो वजह बताई है वो बिल्कुल इसके साथ फिट हो रही है। तो ज़ूरस पूछते हैं क्या तुमने अभी तक इकारिस को इन्फॉर्म किया? तो बोलता है कि नहीं, मैं सीधा आपके पास ही आया हूँ, अभी तक मुझे उससे बात करने का चांस नहीं मिला। तो जॉय बोलता है कि आपको मेरी मॉम को बताना चाहिए क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। तो ज़ूरस बोलता है कि ओ मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर, हम तुम्हारी माँ थीना को भी बताएंगे, अब तुम जाके बाहर उनके साथ खेलो ताकि मैं और मक्कारी यहाँ पे थोड़ी बात कर सकें। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, अच्छा मैं वहाँ पे जाके ऑब्जर्वेटरी के अंदर जाके देख सकता हूँ? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जाओ तुम ऑब्जर्वेटरी पे जाके खेलो आराम से। तो मक्कारी बोलता है आपने एक बाहर वाले को हमारा ऑब्जर्वेशन सेंटर दिखा दिया। तो ज़ूरस बोलते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो सिर्फ एक लड़का ही तो है, बच्चा ही तो है, वो हमारे लिए क्या हम पॉसिबल ही कर सकता है। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरा यही पॉइंट है कि वो एक बच्चा ही तो है और वो भी एक मोटल लड़का, वो जो है हमारे लॉज और एथिक्स से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है। तो ज़ूरस बोलते हैं कि वो मेरा खून है मक्कारी, मैं अपने जान पहचान वालों के साथ जो भी करूँ वो मेरा मसला है, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं होना चाहिए। और हम शिफ्ट होते हैं गोल्डन गेट पार्क के पास, ड्रीमिंग सेलेस्टियल की बॉडी के पास। हम देखते हैं कि सरसी वहाँ पे मौजूद है और बोलती है कि मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने आखिरकार मक्कारी को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए? जवाब दो मुझे कॉवर्ड, जवाब दो। और इस तरह हम देखते हैं वो जो है सरसी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तो वहीं पर हम देखते हैं आयरन मैन यानी डायरेक्टर स्टार्क के पास कॉल्स आती हैं कि यहाँ पे एक और सिचुएशन आ गई है सैन फ्रांसिस्को के अंदर। तो आयरन मैन बोलता है कि डैम इट सरसी, मैंने तुम लोगों को कहा भी था। और वो अपने एजेंट्स को बोलता है कि वहाँ पे कोई भी जाके एंगेज नहीं होगा। तो वो बोलता है कि आप यहाँ पे कितनी देर में पहुँच जाएंगे? तो बोलता है कि मैं अपने फुल ब्रश के साथ निकल रहा हूँ, मैं 33 मिनट्स में अंदर वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और हम देखते हैं कि अचानक मक्कारी जो है ट्रैवल करता हुआ जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसके दिमाग में आवाज़ आती है ड्रीमिंग सेलेस्टियल की कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनो मक्कारी। और उसकी आवाज़ सुनते ही वो जो है पानी के ऊपर चल रहा होता है क्योंकि तो उसका बैलेंस बिगड़ता है तो वो पानी के अंदर गिर जाता है और बताता है इस वक्त मैं जो हूँ अंडर अटैक्ट हूँ क्लासिफिकेशन इटर्नल सरसी के ज़रिए, अगर वो मुझे इस तरह अटैक करती रही तो मेरी डिफेंसेस जो हैं वो चालू हो जाएंगी और उसके ज़रिए उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये सुन के मक्कारी फ़ौरन अपनी आंखें चमकाता है, फुल स्पीड से निकलता है और सरसी के पास पहुंचता है क्योंकि अगर वो उस पर इस तरह से अटैक करती रही तो हमें पता है कि कोई भी सेलेस्टियल के ऊपर अगर इटर्नल अटैक करता है तो वो सेलेस्टियल जो है उसको शट डाउन कर सकता है।
तो सरसी बोलती है कि मैं जब तक नहीं रुकने वाली हूँ जब तक तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे दोगे, और वरना मैं इसको पूछ के यहाँ भले मर ही क्यों ना जाऊँ कि आखिरकार मक्कारी के साथ तुमने ये क्यों किया, बताओ मुझे। तो वहीं पर उस आयरन मैन के एजेंट बोलते हैं कि आयरन मैन, हमें यहाँ लग रहा है कि बात बहुत बिगड़ते जा रही है। तो आयरन मैन बोलता है कि स्टैंड बाय, मैंने कहा ना मैं सिर्फ 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस लड़की को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो मक्कारी बोलता है कि नहीं प्लीज़, तुम उसको हर्ट नहीं करना, मैं आ रहा हूँ बस, ये सब मेरे ऊपर नहीं है, मैं ऑटोमेटिकली भी उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ और वो मेरे बस में नहीं रहेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो अचानक ड्रीमिंग सेलेस्टियल जो है वो एक बहुत ज़ोरदार लाइट मारता है, जिसकी वजह से सरसी बहुत दूर उड़ के जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मक्कारी पहुँच जाता है, सरसी को अपनी गोद में ले लेता है। और हम यहाँ से दोबारा शिफ्ट होते हैं जर्मनी के अंदर, यानी फिलिप स्ट्रॉस के पास, जो कि अपनी कंपनी के अंदर अपना काम वगैरह कर रहा होता है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे थीना और इकारिस दोनों आते हैं इस बार उससे बात करने के लिए। और थीना बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हम वो कन्वर्सेशन ख़त्म कर लें जो हमने लास्ट टाइम शुरू करी थी मिस्टर स्ट्रॉस। तो इकारिस बोलता है कि आपका जो टेस्ट ड्राइवर है वो तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको तो अच्छी सैलरी मिलती होगी। तो बताते हैं कि नहीं, ये इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, बल्कि इस कार के अंदर तो स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है, ये गाड़ी खुद ब खुद चलती है। तो इकारिस बोलता है कि ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो बोलता है कि नहीं आप ये सब बातें छोड़िए, लेकिन ये बताइए, क्योंकि मैंने अपने कुछ दोस्तों से मालूम करने की कोशिश करवाई थी जो कि लीगल कम्युनिटी के अंदर हैं, उनके मुताबिक आप दोनों जो हैं किसी किस्म के कोई वकील नहीं हैं। तो ये बात साफ़ है कि आप लोग फ्रॉड्स हैं। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं मेरे पास, वरना मैं यहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए निकलवा दूंगा धक्के मार के। तो तीना बोलती है कि मिस्टर स्ट्रॉस, हम आपको खुशी खुशी यहाँ पे अकेला छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ हमारी एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या आपको नींद सुकून की आती है? तो वहाँ पर सरसी बोलती है कि मैं बस यही चाहती थी कि वो तुम्हें हर्ट करना बंद कर दे। तो वहीं पे मक्कारी बोलता है कि मैं उसको कोई हार्म पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। तो सरसी बोलती है कि मक्कारी? तो बोलता है कि नहीं, मैं हूँ टाइमो द कम्युनिकेटर, और तुम्हें ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है। तो सरसी गुस्से में बोलती है कि तुम उससे दूर रहो, तुमने उसके साथ आखिर किया क्या है? तो बोलता है कि मक्कारी जो है बिल्कुल सेफ़ है इस मोमेंट के लिए, लेकिन मैं इसको इस तरह ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, वरना ये डैमेज हो जाएगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक यही ज़रिया है जिसके ज़रिए मैं तुम लोगों से बात कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों से और खुल के बात करना चाहता हूँ। अब तुम्हारे पास जो सवाल हैं वो मुझसे कर सकती हो क्रिएचर। तो सरसी बोलती है कि तुम मक्कारी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मुझे एक वेसल की ज़रूरत है, एक चूज़न की ज़रूरत है जो कि मेरी कम्युनिकेशन को इस दुनिया तक, मतलब मेरे लोगों तक पहुंचा सके। ये सेलेस्टियल लैंग्वेज जो है उसके अंदर 12 बिलियन से भी ज़्यादा डायलेक्ट्स होते हैं, जिसको समझना आम इंसान के लिए ऐसा है जैसे पागलपन को गले लगा लेना। उसके ज़रिए वो कौमा के अंदर भी जा सकते हैं। तो सरसी बोलती है कि तुम एचेक को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो बोलता है क्योंकि वो मक्कारी नहीं है। तो बोलती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ। तो वो बोलता है कि इस काम के लिए मक्कारी ही सिर्फ सही है, क्योंकि मैं उसको एक बहुत लंबे टाइम से इन्हेंस कर रहा हूँ। तो सरसी बोलती है कि नहीं, तुम उसको मार रहे हो इतने टाइम से। तो बोलता है कि नहीं, मैं उसको हर तरह से सेव रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी रियल्म के अंदर उसको मुस्तकिल तौर पर प्रोटेक्ट नहीं रख सकता हूँ, और इसीलिए मैं कुछ फंक्शन अब तुम्हारे साथ भी शेयर करूँगा। तो सरसी बोलती है कि मेरे साथ? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जैसा कि तुम्हें अभी तक अंदाज़ा हो ही गया होगा कि तुम्हारी पावर जो है वो वास्टली इंक्रीज हो चुकी हैं, और क्या तुमने इसको नोटिस नहीं करा? तो वो बोलती है कि हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन ये सब तुम कैसे कर सकते हो? लेकिन वो बोलता है कि बस अब हमारी बातचीत यहाँ पे ख़त्म होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो उसकी मक्कारी की बॉडी से निकलता है, तो मक्कारी वहाँ पे गिर जाता है। तो वहाँ पे सरसी जो है मक्कारी को उठा रही होती है, लेकिन इतनी देर में वहाँ पे आयरन मैन आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे बताओगी कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या तमाशा कर रही थी? तो सरसी बोलती है कि अपने लोगों को यहाँ से ले जाओ, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो। तो आयरन मैन बोलता है कि अच्छा ज़रा देखने दो, तुम जो एक ऐसी चीज़ के साथ अभी भी इंगेज हो गई हो जो कि हमारे फ्रिकिंग पार्क के अंदर खड़ा हुआ है, और हमें नहीं पता कि गॉड नोज उसके पास कितनी पावर है और वो क्या क्या कर सकता है। तो ये प्रीटी मच मेरा बिजनेस बन जाता है। तो वहीं पे सरसी गुस्से में बोलती है कि तुम्हें सिर्फ उन बातों की चिंता करनी चाहिए जिन चीज़ों के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है। तो वहीं पे मक्कारी उठते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, सरसी ठीक कह रही है, मैं तुम्हें अपनी ज़बान देता हूँ कि ये दोबारा नहीं होगा आयरन मैन। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ से सरसी को लेकर निकल जाता है। और हम देखते हैं थीना फिलिप स्ट्रॉस से बोलती है कि आप जो चीज़ें अपने ख्वाब में देखते हैं वो कोई हिस्ट्री बुक्स में पढ़ी हुई कहानियाँ नहीं है, बल्कि वो ज़िंदगी है जो कि पहले आप कभी गुजार कर आ चुके हैं, जो कि सदियों पुरानी है, लेकिन वो आपके ख्वाब के ज़रिए अभी भी आपको सताती है ना। अभी जो तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो ये है वो ड्रीम फिलिप स्ट्रॉस, ये एक ड्रीम है। तुम जो हो एक इटरनल हो, तुम भी हम में से एक हो, तुम्हारा नाम फेस्टोस है। लेकिन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब सिक्योरिटी को बुला लेना चाहिए। तो वहीं पे कारिस मुस्कुराते हैं सारी बातें सुन रहा था और बोलता है कि हाँ थीना, तुम्हारा तरीका सच में काम कर रहा है। वहीं पर आयरन मैन शील्ड हेलिकैरियर के अंदर मारिया हिल से बोलता है कि मारिया, मैंने उन दोनों की बॉडीज़ के ऊपर नैनो कैम्प्स लगा दिए हैं, उनके सिग्नल के ऊपर लॉकडाउन रखो। तो मारिया पूछती है कि उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है? तो बोलता है कि अल्फा गामा रोमियो 925।
तो बोलता है कि ठीक है, हमने उनको देख लिया, लेकिन वो बहुत तेज़ी से अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहे हैं और उस वेदर के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी वो काम नहीं कर पाएगी। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन देखो जहाँ तक भी हम मॉनिटर कर सकते हैं हमें उनके ऊपर नज़र रखनी होगी, हमें पता लगाना होगा कि ये क्लाउन्स आखिरकार चाहते क्या हैं। वहीं पे हम ब्राज़ील के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ड्रू आता है और बोलता है कि ये तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ लग रही है। वहीं पे वो जनरल बोलता है कि सर मुझे लगता है कि ये कार्निवल बंद हो चुका है, लेकिन हम तभी देखते हैं पीछे से उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक होता है और लेग्बा बोलता है कि ये तो गिलगामेश है। वहीं पे वो बोलता है कि ड्रू कीड़े, मैं जानता था कि सबसे पहले तुम ही आओगे मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि उसने मुझसे यही कहा था। और इस तरह हम देखते हैं कि गिलगामेश जो है उन लोगों की गाड़ी को ऊपर उठा लेता है और ड्रू बोलता है कि मैं उसके दिमाग के अंदर नहीं घुस पा रहा हूँ। तो गिलगामेश बोलता है कि ओह हाँ, वो तुम अब घुस नहीं पाओगे। लेकिन हम देखते हैं ड्रू जो है अपनी पावर इस्तेमाल करता है और उसको एक पत्थर के अंदर कैद कर देता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि कुछ देर तक ये इसको होल्ड करके रखेगा, लेकिन नहीं, वो गिलगामेश है जो कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है इनकी टीम का मेंबर, वो 2 मिनट में उस पत्थर को तोड़ देता है और ड्रू और लेग्बा दोनों की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा होता है। और वो लेग्बा को ज़मीन में गाड़ने के बाद बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है गद्दार, मैं तुम्हारी गर्दन जो हूँ एक मट्टी के पुतले की तरफ मोड़ के फेंक सकता हूँ, तुम सिर्फ वीक और पैथेटिक हो, लेकिन तुम बाकी जाके सबको बताओगे कि जो कॉन्स्पिरेसी तुम लोग कर रहे हो मेरे खिलाफ वो काम नहीं आने वाली है, वो धूल बन चुकी है। उन्होंने जो गद्दारी करी है उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा, उन सबको जाके कह देना कि द फॉरगॉटन वन आ रहा है उनके लिए। और इस तरह वो ड्रूक को वहाँ पे फेंकता है और वहाँ से चले जाता है। और हम देखते हैं कि लेग्बा और ड्रूक दोनों की बहुत बुरी हालत हुई होती है और लेग्बा बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे लंग्स क्रश हो चुके हैं और मेरी कमर की हड्डी भी टूट गई है। और ड्रूक बोलता है कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि अब मुझे हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा। टू बी कंटिन्यूड।